चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे शिक्षा का अधिकार के बारे में या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। आपको पता होगा भारत की संसद ने 2009 ईस्वी के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट या शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। शिक्षा समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, शिक्षा प्राप्त करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार तो होना ही चाहिए। अब ये जो शिक्षा का अधिकार भारत की संसद ने जिसके लिए 2009 में कानून बनाया, सबसे पहले इस शिक्षा के अधिकार की मांग कहाँ से प्रारंभ हुई, कैसे भारत में शिक्षा का अधिकार ये एक बड़े आंदोलन का रूप लिया और कैसे भारत सरकार ने 2009 ईस्वी में इसके लिए एक कानून बनाया, इन सभी बिंदुओं पर हम आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। इतिहास में जाएं तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, साल 1870 ईस्वी के अंदर ब्रिटेन की सरकार ने अपने देश में एक कानून बनाया। कानून को निःशुल्क शिक्षा विधेयक के नाम से जाना जाता था और ब्रिटेन की सरकार ने जब ये निःशुल्क शिक्षा विधेयक अपने देश में पारित किया तो इस कानून के तहत ब्रिटेन अपने देश में वहाँ के जो नागरिक हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने लगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन विश्व का पहला देश है जिसने अपने देश के नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करी, पर क्योंकि भारत ब्रिटेन का ही उपनिवेश था इसलिए हम कहानी की शुरुआत ब्रिटेन से कर रहे हैं। 1870 ईस्वी के अंदर ब्रिटेन निःशुल्क शिक्षा विधेयक को पारित करता है और इस निःशुल्क शिक्षा विधेयक के तहत ब्रिटेन अपने देश के नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना चाहता था। फिर भारत में जब वायसराय लॉर्ड रिपन बने तो लॉर्ड रिपन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए 1882 में एक आयोग गठित किया था, भारतीय शिक्षा आयोग, क्योंकि उसके अध्यक्ष जो है वो हंटर साहब थे, इसलिए इसको हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो 1882 में जब हंटर आयोग का गठन हुआ और हंटर आयोग भारत की भी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहा था या सुझाव अपने प्रस्तुत कर रहा था, तब पहले भारतीय ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले पहले भारतीय बने जिन्होंने हंटर आयोग के सामने भारतीयों को भी निःशुल्क शिक्षा देने की मांग करी। यानी प्रथम भारतीय जिन्होंने भारत के अंदर, भारत की भूमि पर निःशुल्क शिक्षा की मांग उठाई थी वो ज्योतिबा फुले थे। हालांकि हंटर आयोग के द्वारा इस मांग को नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसके बाद 1906 और 1937 ये दो और साल थे जब भारतीयों के द्वारा निःशुल्क शिक्षा की मांग ब्रिटिश सरकार से करी गई। 1906 ईस्वी के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीयों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करी, तो वही महात्मा गांधी जो है वो 1937 ईस्वी के अंदर वर्धा में भारतीयों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करते हैं। यानी ब्रिटिश काल में भी भारत की तरफ से निःशुल्क शिक्षा की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत करी गई। परंतु ब्रिटिश काल में जब भी निःशुल्क शिक्षा की मांग ब्रिटिश सरकार से की जाती तो हर बार ब्रिटेन की सरकार ये कहकर कि संपूर्ण भारतीयों को निःशुल्क शिक्षा देना पॉसिबल नहीं होगा और वो हवाला रिसोर्सेज का देते थे। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि शिक्षा के ऊपर उनका जो खर्च किया जाने वाला बजट है वो इतना नहीं है कि वो संपूर्ण भारतीयों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सके, क्योंकि भारत में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा थी। इसलिए ब्रिटिश काल में कभी भी भारत के अंदर निःशुल्क शिक्षा जो है वो भारतीयों को नहीं प्रदान करी गई। फिर देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बना तो संविधान निर्माता जो संविधान सभा में बैठे हुए थे वो लोग भी इस बात को समझते थे कि एक लोक कल्याणकारी राज्य या एक वेलफेयर स्टेट में निःशुल्क शिक्षा जैसे प्रावधान वहाँ की सरकार को वहाँ के नागरिकों के लिए करने अनिवार्य होने चाहिए। इसलिए भारत के संविधान में भी निःशुल्क शिक्षा संबंधी कुछ प्रावधान जोड़े गए। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि निःशुल्क शिक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान भारत के संविधान में थे, यानी कि निःशुल्क शिक्षा की भारत में संविधान निर्माण के समय संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो ये आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अंदर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में उल्लिखित, इसी भाग 4 में एक अनुच्छेद आर्टिकल 45 जोड़ा गया। आर्टिकल 45 को भारत के संविधान में जोड़ा गया और आर्टिकल 45 जो है ये भारतीय संविधान में जुड़ा हुआ वो अनुच्छेद था जो राज्य को ये निर्देशित करता था
कि संविधान के बन जाने के अगले 10 वर्ष के अंदर अंदर, यानी जैसे ही संविधान बना, संविधान बनने के 10 वर्ष के अंदर अंदर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के जितने भी बालक हैं, राज्य उन सभी बालकों की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, इसकी व्यवस्था राज्य करेगा 14 वर्ष तक के बालकों की। इस बात का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में कर दिया गया। लेकिन यहां कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले कि भारत के संविधान में ये जो अनुच्छेद 45 जोड़ा गया, इसमें सिर्फ 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करी गई। 14 वर्ष के बाद के लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात क्यों नहीं करी गई? तो फिर से वही बिंदु कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और भारत में इतने संसाधन नहीं है कि सभी लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके, इसलिए यहां पर एक एज लिमिट रख दी गई 14 वर्ष तक। दूसरी बात कि भारतीय संविधान में निःशुल्क शिक्षा संबंधी ये प्रावधान जहां जोड़ा गया भाग 4 में, भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जहां इसको स्थान दिया गया, वो पूरा का पूरा भाग 4 जो है वो नॉन फोर्सेबल है। यानी अगर राज्य संविधान में लिखी हुई इस बात का अनुपालन नहीं भी करता है तो ऐसी कंडीशन में भारत का कोई नागरिक सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। यानी ये राज्य के ऊपर है कि वो भाग 4 में लिखी हुई बातों का पालन करे अथवा ना करे। तो भारतीय संविधान के अंदर इस बात की व्यवस्था तो थी कि संविधान के लागू होने के अगले 10 वर्षों के अंदर अंदर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य अपने देश के अंदर बालकों के लिए करे, और कम से कम 14 वर्ष तक के बालकों के लिए तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना ही चाहिए। अब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई। 1986 में 1986 ईस्वी के अंदर भारत की शिक्षा व्यवस्था, जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है, उस भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। और जब 1986 ईस्वी के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया, उस समय सरकार की मंशा इस नीति को लाने की क्यों थी? क्यों मतलब 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता पड़ी? कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के बाद भारत में जो शिक्षा पद्धति चल रही थी, उस शिक्षा पद्धति में शिक्षा की गुणवत्ता अपने उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रही थी जो सरकार के उद्देश्य थे। इसलिए 1986 में 1986 ईस्वी के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया। अब 1986 ईस्वी के अंदर जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इस शिक्षा नीति को जब लागू किया गया और इस शिक्षा नीति के अनुसार जब भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर, भारतीय शिक्षा या इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाने लगी, तो शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आए। तब साल 1990 ईस्वी के अंदर राममूर्ति समिति का गठन किया गया। 1990 ईस्वी के अंदर राममूर्ति समिति का गठन किया गया। अब 1990 ईस्वी के अंदर बनने वाली ये जो राममूर्ति समिति थी, इस समिति को बनाने के पीछे का ही मेन उद्देश्य क्या था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ भी दोष है, उन दोषों को कैसे दूर किया जा सके। अब ये तो एक पॉलिसी थी, पर भारतवर्ष के अंदर सबसे पहले अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई आधिकारिक दस्तावेज तैयार किया गया तो वो राममूर्ति समिति के द्वारा तैयार किया जाने वाला मसौदा ही था। यानी मुझे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पहला आधिकारिक दस्तावेज कब तैयार किया गया, तो मेरा आंसर होगा 1990 ईस्वी के अंदर शिक्षा का पहला आधिकारिक दस्तावेज जो है वो राममूर्ति समिति के द्वारा पेश किया गया, जिसमें इस बात की सिफारिश करी गई कि कैसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था को और उन्नत किया जा सके और भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। एक तरफ राममूर्ति समिति ने सरकार को यह सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा पर सरकार ज्यादा से ज्यादा जोर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षा से कैसे जोड़ा जा सके। और इसके 2 साल के बाद ही 1992 में 1992 ईस्वी के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ने बाल अधिकारों की घोषणा कर दी। अब यूनाइटेड नेशन के ये जो बाल अधिकारों का घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया, तो
तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा बाल अधिकारों का जो घोषणा पत्र 1992 ईस्वी में जारी किया गया, इसमें शिक्षा को भी बाल अधिकारों का एक महत्वपूर्ण बिंदु माना गया। हालांकि यूएन के अनुसार, यूनाइटेड नेशन के अनुसार किसी भी देश को कम से कम 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है, और हमारे देश में सिर्फ 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करी गई थी। लेकिन हमारा पॉइंट यहां पर यह है कि 1992 यूनाइटेड नेशन ने शिक्षा को भी बाल अधिकारों का एक महत्वपूर्ण अंग माना। अब 1992 में यूनाइटेड नेशन एक तरफ शिक्षा, बाल अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा की बात कर रहा है, वहीं राममूर्ति समिति ने भी अपनी सिफारिश में सरकार को यह सुझाव दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरीके से शिक्षा से जोड़ा जा सके। इसी साल 1992 में 1992 ईस्वी के अंदर भारत का एक बहुत चर्चित केस है जिसको मोहिनी जैन केस के नाम से जाना जाता है। अब ये जो मोहिनी जैन केस था, इस केस में सबसे पहली बार भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का जो अधिकार है, ये एक व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होना चाहिए, और भारत में राज्य को सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी पहली बार वो केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भारत की सरकार भारत के सभी बच्चों के लिए करे, तो कौन सा केस था? मोहिनी जैन का केस था। यहां आप ध्यान रखना कि 1992 के मोहिनी जैन केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि निःशुल्क शिक्षा राज्य को देना अनिवार्य है, किसी भी स्थिति में राज्य निःशुल्क शिक्षा अपने राज्य के नागरिकों को प्रदान करेगा, तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि इस केस में किसी एज लिमिट की बात बिल्कुल नहीं करी गई थी। एज लिमिट की कोई बात नहीं करी गई थी। जैसे हम कहते हैं कि 14 वर्ष, भारतीय संविधान में जैसे अनुच्छेद 45 में कहा कि 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करी जाए, ऐसे कोई एज लिमिट की बात नहीं थी। और इसी साल 1992 में 1992 के आसपास में भारतवर्ष के जितने भी प्राइवेट कॉलेज थे, प्राइवेट संस्थान जितने भी भारतवर्ष के अंदर थे, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट और स्टेट के बीच में भी एक कॉलेज चल रहा था। अब 2 मिनट के लिए आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि भारत में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स थे और जो सरकार थी, इनके बीच में आपस की एक लड़ाई चल रही थी। होता क्या था इस दौर के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्योंकि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य शब्द की परिभाषा है उसके अंतर्गत नहीं आते, तो इस लिहाज से प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपनी फीस ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से तय करते और वो लाखों में भी फीस ले लेते थे। अलग अलग राज्य की सरकारों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा ली जाने वाली जो उनकी फीस थी, उन फीसों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, या ये कहें कि सरकार, राज्य सरकारें जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करना स्टार्ट कर रही थी। तो इस वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का कहना यह था कि हम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा में तो आते नहीं है, इसलिए आर्टिकल 45 के तहत ये जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, ये भाई हमारा कर्तव्य तो बनता नहीं है। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो 1993 में, 1993 ईस्वी के अंदर 1993 में उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का एक केस आया, और उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, यहां सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के मोहिनी जैन केस में दिए गए अपने वर्डिक्ट्स में कुछ बदलाव किया। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि भारत में सभी को निःशुल्क शिक्षा देना पॉसिबल नहीं है, जो कि ब्रिटिश काल में भी ब्रिटिशर्स कह चुके थे, क्योंकि इतने संसाधन सरकार के पास भी नहीं है कि वे सभी लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सके। लेकिन 1993 के उन्नी कृष्णन मामले में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस बात को क्लियर कर दिया कि कम से कम 14 साल तक की आयु वर्ग के लोगों को तो निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य होना चाहिए। भारतवर्ष में अब ये एक बड़ी मांग होने लगी, धीरे धीरे करके जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी लोग थे वो शिक्षा के अधिकार की अब मांग करने लगे कि निःशुल्क शिक्षा, राज्य जो है, सरकार जो है, वो अपने नागरिकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। भारत सरकार ने 1999 में 1999 ईस्वी के अंदर तपस मजूमदार समिति का गठन किया, और 1999 में बनने वाली ये जो तपस मजूमदार समिति थी, इसने सरकार को ये सुझाव दिया कि 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा
देना अनिवार्य होना चाहिए, या फिर हम ये कहें कि हमारे देश के अंदर जो 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार होना चाहिए। तपस मजूमदार समिति ने भारत सरकार को जो अपनी सिफारिशें दी, तपस मजूमदार समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत की सरकार ने 86वां संविधान संशोधन करवाया। अब ये जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, इसके तहत भारतीय संविधान के अंदर कुछ छेड़छाड़ हुई। अब वो छेड़छाड़ क्या है उसको आप एक बार समझने की कोशिश करना। 86वां संविधान संशोधन 2002 ने भारतीय संविधान के जिन अनुच्छेदों पर हिट किया उनमें पहला आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 45, जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके, अनुच्छेद 45। क्या इसमें बदलाव हुआ, इसके बारे में भी बात करते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में 2 और अनुच्छेद ऐड किए गए, एक अनुच्छेद और एक उपखंड। सबसे पहले अनुच्छेद 21A को ऐड किया गया और भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A, जहां मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई है, वहां पर भी एक खंड ऐड कर दिया गया। अब इन बातों को आप ध्यान से समझना, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर भी अब ये मांग उठने लगी थी कि शिक्षा का अधिकार जो है, यानी कि निःशुल्क शिक्षा जो है वह कम से कम 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को प्राप्त होनी चाहिए। तो जब डिमांड उठी तो सरकार ने तपस मजूमदार समिति का गठन किया, और जब तपस मजूमदार समिति का गठन हुआ तो इस समिति के गठित होते ही, जैसे ही यह समिति बनी, भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन करवाया गया 2002 में। अब इस 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या क्या हुआ? सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 45 जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में अनुच्छेद 45 में यह लिखा गया था कि राज्य जो है वो 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ये राज्य का दायित्व है, ये लिखा गया था। अब आर्टिकल 45 में लिखी हुई इस बात को अनुच्छेद 45 से उठाकर और आर्टिकल 21A में कुछ संशोधनों के साथ 21A में ऐड कर दिया गया। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में जो अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ था कि 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना यह राज्य का कर्तव्य है, इसे यहां से हटाकर और कहां प्रतिस्थापित कर दिया? अनुच्छेद 21। क्यों अनुच्छेद 21 में? क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि अनुच्छेद 21 जो है, आर्टिकल 21 को अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संदर्भ में भारतीय नागरिकों को या नागरिकों को प्राप्त होने वाला एक मौलिक अधिकार है, और जीवन जीने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में ही निहित है। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि जो जीवन है, जैसे जीवन जीने का अधिकार हमें अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बिना शिक्षा के जो जीवन है उसे जीवन नहीं माना जा सकता है। यानी जो शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा जो है या शिक्षा का जो अधिकार है वो जीवन जीने के अधिकार में ही निहित है, इसलिए भारतीय संविधान में उसे अनुच्छेद 21A में ऐड कर दिया गया। अब चूंकि अनुच्छेद 21 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, इसलिए 86वां संविधान संशोधन 2002 होते ही आर्टिकल 45 में लिखी हुई बातों को कुछ चेंजेस के साथ जैसे ही अनुच्छेद 21A में ऐड किया गया, वैसे ही ये जो शिक्षा का अधिकार है या फिर ये जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, ये अब भारत के नागरिकों का एक मौलिक अधिकार बन गया। और आर्टिकल 21A में क्या बात को ऐड किया गया? देखो, अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ था कि 14 वर्ष तक, यानी कहां से शुरू करेंगे? तो 0 से, यानी 0 से लेके 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना ये राज्य का कर्तव्य है। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A में ऐड करवा दिया गया कि 6 से लेके 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा राज्य। और क्योंकि इसकी स्थिति अब अनुच्छेद 21A में आ गई है, तो ये अब भारत के नागरिकों का क्या बन गया? तो आंसर होगा मौलिक अधिकार बन गया, मौलिक अधिकार। और यदि अब राज्य इसका अनुपालन नहीं करता है तो फिर आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि अब इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। तो यदि परीक्षा में मेरे पास प्रश्न बनता है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 और प्रश्न आता है कि शिक्षा का अधिकार, उसे मौलिक अधिकार का दर्जा जो है वो कौन से संविधान संशोधन ने दिया? तो 86वां संविधान संशोधन।
और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का जो दर्जा मिला है वो किस अनुच्छेद के तहत? 21A के तहत। तो एक तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना और अनिवार्य शिक्षा देना, ये अनिवार्य कर दिया राज्य को, क्योंकि ये मौलिक अधिकार बन गया। और आर्टिकल 45 में लिखी हुई इस बात को कट कर दिया, जो उसमें लिखा हुआ था कि 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, क्योंकि वो तो यहां से यहां शिफ्ट हो गया। तो अब आर्टिकल 45 में क्या पुनः स्थापित करवाया गया? अब आर्टिकल 45 में लिख दिया कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा देगा, ये उन बच्चों का अब मौलिक अधिकार है। पर 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए आर्टिकल 45 में ये व्यवस्था कर दी कि 0 वर्ष से लेके और 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के जितने भी बच्चे होंगे, राज्य उन सभी बच्चों की देख रेख या देखभाल और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो आज हमारे पास भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 है, वहां पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि 0 वर्ष से लेकर और 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो उन बच्चों की देखभाल, देखरेख और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। और इस अनुच्छेद के तहत आप देखते हैं भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्र जो बनाए गए वो सब आर्टिकल 45 के तहत कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो नॉन फोर्सेबल। वहां पर अगर कभी इन फ्यूचर राज्य आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करता है तो ऐसी कंडीशन में हम कोर्ट में नहीं जा सकते कि आपने आर्टिकल 45 में लिखवाया। लेकिन 6 वर्ष से लेके और 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को यदि शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जाता है तो ऐसे में इस कंडीशन में अब कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में ही आर्टिकल 51A, जहां मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जहां भारत के नागरिक के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, वहां मौलिक कर्तव्यों में एक मौलिक कर्तव्य और ऐड कर दिया। हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य थे वो 10 थे और 10 के साथ एक और मौलिक कर्तव्य ऐड कर दिया। और आर्टिकल 51 क्लॉज A के अंतर्गत आने वाले मौलिक कर्तव्यों में एक मौलिक कर्तव्य ये भी ऐड कर दिया कि भारतवर्ष के अंदर जितने भी अभिभावक हैं, माता पिता या अभिभावक हैं, वो अपने बच्चे की शिक्षा व्यवस्था करें। 14 वर्ष तक की आयु वर्ग, 14 साल 6 से लेके और 14 साल तक की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके अभिभावक उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें, ये उनका मौलिक कर्तव्य है। तो 86वां संविधान संशोधन जो है, 86वां संविधान संशोधन, वो भारत में शिक्षा का अधिकार भारत के लोगों को देने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 86वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों में वृद्धि हुई? एक मौलिक कर्तव्य का एक उपखंड बढ़ा दिया गया, तो 86वां संविधान संशोधन। और इसी 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 45 में भी चेंजेस कर दिया गया, और जहां वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की बात करता था, वहां उसे 0 से लेके और 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए देखरेख करने और उनकी देखभाल करने के लिए फिक्स कर दिया गया। अब 2002 ईस्वी के बाद शिक्षा का अधिकार वो मौलिक अधिकार बन गया। तो अब शिक्षा के अधिकार के लिए कानून बनाने की शक्ति जो है वो भारत की संसद को प्राप्त हो गई, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर जैसे ही शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ, अब ये शिक्षा का अधिकार है क्या और इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, ये सब संसद को तय करना था। तो भारत की संसद ने शिक्षा के अधिकार के लिए जो कानून बनाया, उस कानून को हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से जानते हैं। और साल 2009 ईस्वी के अंदर ये, क्योंकि संसद से पारित हुआ था, इसलिए इसको RTE एक्ट 2009 के नाम से जाना जाता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। कुछ बातें इसके बारे में, कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले 20 जुलाई सन 2009 ये वो तिथि थी जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को राज्यसभा से पारित किया गया। राज्यसभा ने इसे 20 जुलाई 2009 ईस्वी को पारित कर दिया। राज्यसभा से पारित होने के बाद ये बिल लोकसभा पहुंचा और 4 अगस्त 2009 ईस्वी को भारत की लोकसभा ने इस बिल को पारित कर दिया। लोकसभा से पारित होने के बाद 26 अगस्त 2009 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति के इस पर साइन होते ही शिक्षा का अधिकार विधेयक
जो है वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बन गया। यानी ये अधिनियम कब हुआ? तो 26 अगस्त 2009 ईस्वी को इस पर भारत के राष्ट्रपति ने, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उस समय भारत की राष्ट्रपति हुई और उन्होंने इस पर साइन कर दिया। क्योंकि 2009 में ये कानून बना है, तो 2009 में आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस समय एचआरडी मिनिस्टर, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय उस समय कोई मंत्रालय था नहीं, तो एचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल थे। तो कपिल सिब्बल, मनमोहन सिंह और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उन्हीं के कार्यकाल में 26 अगस्त 2009 को ये कानून बन गया। फिर 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है उसे संपूर्ण भारतवर्ष में लागू कर दिया गया। सिर्फ जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य था जहां पर इसको लागू नहीं किया गया। तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है इसे लागू कर दिया गया। अब ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जिसे 2009 में जिसके लिए कानून बनाया और 2010 में जिसको लागू कर दिया, इसके अंदर क्या प्रावधान है? इसके अंदर क्या प्रावधान है? पहला तो बहुत सिंपल कि 6 से लेके और 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करी जाएगी। और इसके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि ये तो अब मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21A के तहत। क्योंकि ये मौलिक अधिकार है तो इसके लिए तो अलग से कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया, इसमें किन किन बिंदुओं को जोड़ा गया? तो सबसे पहले कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, एक। दूसरा, प्रत्येक क्षेत्र में एक विद्यालय, प्रत्येक क्षेत्र में एक विद्यालय की स्थापना करी जाएगी, क्योंकि जब विद्यालयों की संख्या बढ़ेगी तभी शिक्षा का स्तर या शिक्षा की गुणवत्ता या शिक्षा का जो क्षेत्र है या उसका जो दायरा है उसमें वृद्धि होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यह भी कहा गया कि प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल निगरानी समिति का गठन भी किया जाएगा। और ये जो स्कूल निगरानी समिति है, इसके बारे में आपके पास वन लाइनर कुछ प्रश्न बन सकते हैं। इस एक्ट में ये कहा गया कि प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। और ये जो स्कूल निगरानी समिति होगी, इसके मेंबर कौन होंगे? तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वही इस स्कूल निगरानी समिति के मेंबर भी होंगे। और एक बढ़िया प्रश्न है कि स्कूल निगरानी समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो अभिभावक ही इसके अध्यक्ष होंगे। स्कूल निगरानी समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो अभिभावक ही इस स्कूल निगरानी समिति का अध्यक्ष होगा। और हर 30 दिन के अंदर इनको एक बैठक करनी अनिवार्य होगी। 30 दिन के अंदर स्कूल निगरानी समिति की एक बैठक करनी जो है वो अनिवार्य होगी। साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जिस बिंदु पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया वो था छात्र शिक्षक अनुपात। छात्र शिक्षक अनुपात, क्योंकि इस अधिनियम में इस बात पर भी जोर दिया गया कि यदि छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा हो और शिक्षकों की संख्या बहुत कम हो तो ऐसी कंडीशन में एक गुणवत्तापूर्ण या एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जा सकती है। तो 2009 के आरटीई एक्ट के अंतर्गत छात्र शिक्षक का जो अनुपात बताया गया है वो 1 क्लास से लेकर और 5 तक, पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो 1:3 होना जरूरी है। और 6 क्लास से लेकर और 8 क्लास तक छात्र शिक्षक का अनुपात जो है वो 1:35 होना जरूरी है। यानी 35 छात्रों पर 1 शिक्षक हो, ताकि एक गुणवत्तापूर्ण और एक अच्छी क्वालिटी की जो शिक्षा है वो प्रदान की जा सके। छात्र शिक्षकों का अनुपात कितना? 1:35 और यहाँ 1:30। कक्षा 1 से लेके और 5 तक की जो कक्षा है वहां 1:30 यानी 30 बच्चों पर 1 टीचर हो। और 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए 35 बच्चों पर जो है वो 1 शिक्षक रखा जाए। साथ ही साथ 2009 के इस आरटीई एक्ट के अंदर शैक्षणिक कार्य दिवसों के बारे में भी बात की गई। शैक्षणिक कार्य दिवस का मतलब है कि स्कूल जो है वो कितने दिन चलेगा। शैक्षणिक कार्य दिवस तो कक्षा 1 से लेके और कक्षा 5 तक 800 घंटे, एक साल के अंदर 800 घंटे या कह सकते हैं 200 दिन जो है, इतने दिन स्कूल चलना जरूरी है। 200 दिन या फिर 800 घंटे, ऑप्शन जो भी होगा उससे टिक कर सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर और 5 तक की कक्षा के लिए 800 घंटे या 200 दिन का शैक्षणिक कार्य दिवस होना अनिवार्य है। जबकि
6 से लेके 8 तक ये 1000 घंटे हो जाएगा, और दिनों में देखें तो 250 डेज हो जाएगा। यानी 6वीं से लेके और 8वीं कक्षा तक के जो स्कूल होंगे उनमें एक साल के अंदर 250 दिन जो है कक्षाएं चलनी चाहिए, और अन्य में ये 200 दिन 1 से लेके 5 तक। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत किए गए। इसमें एक धारा 17 है जिसको विशेष तौर पर आप ध्यान रखना। जो हमारे पास आरटी एक्ट है, इस आरटी एक्ट के तहत धारा 17 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी छात्र को शारीरिक तथा मानसिक दंड ना दिया जाए, शारीरिक तथा मानसिक दंड ना दिया जाए, इस बात का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ जब भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जैसे ही भारत में जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार बना, तो इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए या संपूर्ण भारत को साक्षर बनाने के लिए कुछ प्रोग्राम भी चलाए गए, और उन प्रोग्राम्स के तहत भारतवर्ष में शिक्षा का प्रसार किया जाए, ऐसी कोशिश की गई। ऐसे प्रोग्राम में सबसे पहला और सबसे फेमस प्रोग्राम जो है वो है सर्व शिक्षा अभियान। 2001 ईस्वी के अंदर 2001 में, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत में सर्व शिक्षा अभियान जो है उसको स्टार्ट किया, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में चलाया गया। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 और सर्व शिक्षा अभियान 2001, ये कुछ प्रमुख अभियान हैं जो भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए चलाए गए। तो इस लेक्चर में शिक्षा का अधिकार किस तरीके से भारत में एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त करता है और कैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया जाता है, इसके बारे में